This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः फाल्गुन शुद्ध तृतीया दिनांक 16 मार्च 2021 चरक सूत्र अध्याय 30 शंखं चक्रं जलपान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तत्र यद् अध्यात्मविदां धर्मपथस्थानां धर्मप्रकाशकानां वा मातृपितृभ्रातृबन्धुगुरुजनस्य वा विकारप्रशमने प्रयत्नवान् भवति। यच्च आयुर्वेदोक्तम् अध्यात्मम् अनुध्यायति वेदयति अनुविधीयते वा सोऽस्य परो धर्मः। तो उसका धर्म क्या है? तो ब्राह्मणों के लिए खास करके ये सब बताया गया है। अध्यात्मविद जो अध्यात्म जानने वाले इस प्रकार के हैं, धर्मपथस्थान धर्म के मार्ग पर आक्रमण करने वाले, धर्म प्रकाशका नाम वा या धर्म को प्रकट करने वाले इस प्रकार के जो है मातृ पितृ भ्रातृ बंधु गुरुजन सेवा माता पिता भ्राता बंधु यानी कि आप्त अदर और आप्त गुरुजन सेवा विकार प्रशमने प्रयत्नवान भव उसके रोग के इन सभी लोगों के रोग के दुरुस्त करने में जो प्रयत्नवान इस प्रकार का होता है। यच्च आयुर्वेदोक्तम अध्यात्म अनुध्यायति, आयुर्वेद में जो अध्यात्म बताया गया है उसका ध्यान करते रहता है, उसका अध्ययन करता रहता है। वेदयति अनुविधीयते वा, दूसरों को समझाता है और उसको फॉलो करता है। अनुविधीयते स्वस्य परो धर्मः, वो उसका सबसे श्रेष्ठ धर्म है। आयुर्वेद की एक खासियत है कि आयुर्वेद केवल वैदिक शास्त्र नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। उसमें संदेह नहीं है, एक आदर्श जीवन पद्धति है। और सिर्फ आदर्श इस प्रकार की नहीं कि जिससे स्वास्थ्य बना रहे, अपितु
इससे मोक्ष मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है, चतुर्विध पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और शुरू में ही चरकाचार्य ने जो कहा, धर्मात् कामो मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम भोगास्तस्यापहर्ता श्रेयस्यो जीवितस्य च। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध जो पुरुषार्थ है, उनका आरोग्य है, उत्तम मूल है। तो आरोग्य की प्राप्ति होती है तो इन चारों की प्राप्ति का मार्ग हमें दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से हो जाता है। और मोक्ष के लिए भी चरक का तत्वज्ञान बहुत अच्छा है। चरक शारीस्थान अध्याय 1, भर्तृ आणि बंधू मध्ये फरक काय असते। भर्तृ यानी कि भ्राता, चाहे सगा भाई हो या चचेरा भाई वगैरह इस प्रकार का हो, और बंधु यानी कि आप्तेष्ट, जो हमारे बाकी रिश्तेदार इस प्रकार के रहेंगे, वो बंधु कहलाएंगे। इसमें शायद रिश्ते के थोड़े दूर भी जा सकते हैं। पंचतंत्र में एक श्लोक आया है, राजद्वारे श्मशाने शेष तिष्ठति स बांधवा, जो हमारी मदद करता है वो बांधव है। चाहे उत्सव का प्रसंग हो, चाहे शोक का प्रसंग हो, लेकिन जो हमारे साथ रहता है वो बांधव कहलाएगा। तो थोड़ा व्यापक अर्थ बांधव में है, लेकिन आप्तेष्ट ले सकते हैं। आप्त हमारे रिश्तेदार, और इष्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं, जो हमें पसंद है वो सभी उसमें ले सकते हैं। तो आयुर्वेद के आधार पर हम मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। और इसी बात को लेकर मैं आयुर्योग की संकल्पना को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वह एक अलग ही इस प्रकार का माहौल है, लेकिन मैं शुरू से ही पातंजलि योग सूत्र को पढ़ने के लिए, सूत्रों को पढ़ने के लिए बहुत उतावल था, या मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये पढ़ूं इस प्रकार से। हमने पहला प्रयास 20-25 बरस पहले मैंने और नानू सर ने कृष्ण शास्त्री कानेटकर से एक साथ किया था, और उन्होंने व्यास भाष्य के आधार पर समझाने की कोशिश की थी। वो संस्कृत के पंडित थे, लेकिन योग का प्रैक्टिकल अनुभव कुछ भी नहीं था, और ज्ञानू प्रैक्टिकल कर चुके थे और संस्कृत को मूल रूप से सीखना चाहते थे। वो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो डायरेक्टली संस्कृत से उस तरीके से कोई रिश्ता उनका नहीं है। फिर भी उसमें मुझे लगा कि हाँ, मैं समझ गया व्यास भाष्य इस प्रकार से, लेकिन मेरा योग प्रचलन में नहीं रहा। तो वह ऐसा ही रह गया। फिर अभी मेरे मन में फिर से विचार आने लगा कि नहीं, मुझे योग सूत्र पढ़ने हैं। वैसे केवल 192 इतने ही सूत्र में उन्होंने ये पूरा योग सूत्र बताया है। तो अल्पाक्षरमा संदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम, ये जो व्याख्या सूत्र की बताई गई है, उसके लिए ये काफी अच्छा इस प्रकार। तो इसके आधार पर अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये मैंने निश्चय कर लिया। लेकिन आयुर्वेद में भी, चरक संहिता में भी शारीर स्थान पहले अध्याय में और 5वें अध्याय में खासकर योग के बारे में जानकारी आती है। योगे मोक्ष सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम, मोक्ष निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तन। योग और मोक्ष इन दोनों में सभी प्रकार की वेदनाएं नहीं होती है, वेदना ही नहीं होती। वेदना का मतलब यहाँ संवेदना, किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं होती। मोक्ष निवृत्ति निशेषा, मोक्ष में निशेष निवृत्ति हो जाती है, वापस आने का चांस नहीं रहता। योगो मोक्ष प्रवर्तका, योग मोक्ष की तरफ लेके जाने वाला इस प्रकार।
वैसे मानव जन्म दुर्लभ है और उसका साफल्य होना जरूरी इस प्रकार। अगर हम ऐसे ही मानव जन्म को गवा देंगे तो हमने कुछ हासिल नहीं किया, ऐसा इसका अर्थ होगा, और वो बराबर नहीं है। तो जीवन का लाभ उठाकर हमें जीवन सफल इस प्रकार का बनाना है, और वो सामर्थ्य सचमुच योग में है, मोक्ष प्राप्ति करके। तो आयुर्वेद में भी योग है इस प्रकार का, और उसके जरिए भी हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। एतत् तदेकम् अयनम येर्गता न पुनरागता। ये एक मार्ग है ऐसा कि जिससे गए हुए वापस नहीं आए। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि योग का मूल उद्देश्य तदादृष्ट स्वरूप अवस्थान, मोक्ष की प्राप्ति करना, यही योग का मूल उद्देश्य इस प्रकार का है। लेकिन योग का जो प्रचार प्रसार हुआ वो स्वास्थ्य रक्षण के लिए योग इस प्रकार का प्रचार सभी विदेशों में हुआ, और फिर अभी भारत में बढ़ने लगा है, विदेशों में ज्यादा हुआ है। मैं ऑस्ट्रेलिया में जिस साइमन के पास जाता था, उसका योग स्टूडियो था, किराए पर था। फिर भी सुबह है 6:30 बजे से लेकर 6 बजे से, शायद 6:30 बजे से नहीं, 6 बजे से लेकर रात 10 तक कंटिन्यूअस बैचेस चलते थे, और एक एक बैच में 100-150 विद्यार्थी रहते थे। ऐसे दिन में 7-8 बैचेस होते थे। वो एक दो देता था, बाकी उसके छात्र रहते थे। ये मेलबर्न में था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ का वहाँ योग का प्रचलन इस प्रकार का है। वैसी स्थिति रीटा केलर जो जर्मनी में है, उसके यहाँ मैंने देखी। उसका भी योग स्टूडियो, उसका एक अलग थेरापेटिक योग था। और मरीज आते थे संधिवात वगैरह इस प्रकार के, और ये माहौल चलता था। लेकिन वहां जो शुरुआत होती है वो आसन और प्राणायाम और ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन, इतने तीन ही अंग के ऊपर भर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। यम नियम की कोई बात नहीं करता। अगर अष्टांग योग हमें चाहिए तो यम नियम से बात करनी चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय वगैरह जो बताए गए हैं उनके बारे में हमें कहना है, और उनको अपने जीवन में उतारना है। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन बन गए। योग का जिन्होंने आश्रय लिया है, योग जिन्होंने शुरू किया है, वो पहले रेगुलर रूप से नॉनवेज खाते थे, उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और सिर्फ वेजिटेरियन बन गए। ये काफी सभी देशों में इस प्रकार का हुआ है। पहले कभी वेजिटेरियन होटल होती नहीं थी, अभी प्योर वेजिटेरियन होटल्स भी उभर आ रही है विदेशों में। तो ये बड़ा बदलाव इस प्रकार का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि योग का प्रचार प्रसार, व्हाट डे डू दे फॉलो डाइट डूइंग योगा, वेजिटेरियन खाना खाते हैं। वैसे देखा जाए तो कुकिंग क्लास की बहुत ज्यादा चलती है। उन लोगों की एक ऐसी मूर्खता है कि वेजिटेरियन खाना यानी कि टेस्टलेस खाना होगा, ऐसा वो समझते हैं। और जो भी बनाया जाता है वो सैलड जैसा ज्यादा बनाते हैं, राइस, दाल ये बनाते हैं, और सैलड्स बनाते हैं। और सब्जी जिस प्रकार से हम बनाते हैं, रोटी बनाना काफी मुश्किल उनके लिए होता है। लेकिन हमारी जो टेस्ट है सब्जी की, दाल की, वो टेस्ट नहीं है। नमक और थोड़ा धनिया, जीरा वगैरह इस प्रकार से डाल के बनाते। तो मैंने वहां पे कुकिंग क्लास भी लिए है, और लोग मेरे खाने पर बहुत पसंद थे। लोगों को मेरा खाना बहुत पसंद पड़ता था, इस प्रकार का खाना।
और वही दाल सब्जी इसी प्रकार से बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, तो भी ये एक अहम चीज इस प्रकार की हो जाती है। और वो खाना बहुत पसंद होता था। इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छी चलती है विदेशों में, सभी जगह है। में स्विट्जरलैंड में भी टॉप ऑफ यूरोप है, वहां पे भी इंडियन रेस्टोरेंट है। तो ये काफी प्रचलन में है। इसमें दोनों है, वेज नॉन वेज, इंडियन रेस्टोरेंट में। और थोड़ा स्पाइसी रहता है, हमारे दृष्टि से कम स्पाइसी है, लेकिन उनके दृष्टि से थोड़ा स्पाइसी रहता है। फिर भी उसको पसंद करने वाला एक अलग क्लास है। लेकिन जब वो हमारी कुजिन देखते हैं और वेजिटेरियन डाइट देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें मालूम ही नहीं था कि वेजिटेरियन डाइट इतना अच्छा हो सकता है, इतना टेस्टी हो सकता है, और बगैर कुछ मसाले डालते हुए। तो वेजिटेरियन बन गए हैं बहुत सारे लोग। फ्रूट्स खाते हैं, वो तो सभी जगह मिलते हैं, फ्रूट जूस मिलते रहते हैं। और फिर ये सैलड्स लेते रहते हैं। और दाल चावल, और कभी हुई तो रोटी, इस प्रकार से ये खाना अभी उनका। और सूप्स है, बहुत सारे सूप्स। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि यम नियम से आरंभ इस प्रकार का होना है। और वास्तव में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, ये आयुर्वेद का प्रिंसिपल है, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। योग का वो उद्देश्य है ही नहीं वास्तव में। लेकिन फिर भी योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर में हो गया। और योग दिन पर 21 जून को जो होता है, 192 देशों में योग के प्रात्यक्षिक चलते हैं, आमतौर पर खुले रास्तों पर, मैदानों पर, इस प्रकार से। तो ये स्पष्ट है कि योग काफी पॉपुलर हो गया है। और वैसे एलोपैथी के दृष्टि से उसके बारे में काफी संशोधन हो चुका है कि उसके कोलेस्ट्रॉल कम होता है, शुगर कम होती है, वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में। लेकिन ज्यादा जिक्र आसन और प्राणायाम इसका है। धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह वगैरह ये जो अवस्था है, यमन नियम, इसके बारे में कोई ज्यादा सोचता नहीं है। तो मैं एक आयुर्योग की संकल्पना को लेकर चलना चाहता हूँ, भारत में भी और विदेशों में भी। हमने एक्चुअली आयुर्योग गुरुकुल नाम का एक चैनल शुरू किया है कोविड-19 के समय में। और मुझे ऐसा लगा था कि लोग बहुत डर गए हैं कोविड से, प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, और आयुर्योग ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है, तो लोग जल्दी इसमें जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग अभी भी भयभीत ही है। और सामने रास्ता क्या है इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। और फिर ऑनलाइन क्लासरूम्स ये सब माहौल शुरू हो गया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो लोगों को समय ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं आशावादी हूँ कि ये जरूर पकड़ लेगा समाज मन की, और पॉपुलर होगा। तो उसमें हम क्या करना चाहते हैं, आयुर्वेद का पूरा स्वस्थ वृत्त और योग की सभी प्रैक्टिसेस इसमें शामिल करना चाहते हैं। इसमें हठ योग में शक क्रिया भी है, तो शायद जलधौती हो सकती है, या या फिर नेति ये जो है ये की जा सकती है कुछ हद तक। वो जो बस्ती है वो बस्ती और हमारा बस्ती काफी अलग अलग इस प्रकार का है। तो तेल का बस्ती का तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूरा स्वस्थ वृत्त, लेकिन पूरा स्वस्थ वृत्त विश्व भर के लोगों के लिए जो उपयुक्त होगा वो करना चाहिए। और इसमें काफी अंतर है, भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग अलग है, टेम्परेचर रेंज बहुत अलग अलग है, वर्षा का ऋतु अलग अलग इस प्रकार का है। और वहां पे जो धान उगता है या उनका जो पारंपरिक खाना है वो अलग अलग इस प्रकार का है।
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ वृत्त का एक नया प्रारूप करना चाहिए जो पूरे विश्व भर के लोगों के प्रयोग में आ सके। हाँ, तो ये बड़ा चैलेंज इस प्रकार का है, लेकिन मैं ये करने जा रहा हूँ। अभी जो नई संविधा बनेगी उसमें, हाँ, पूरे विश्व भर के लोगों के लिए स्वस्थ वृत्त क्या हो इसके बारे में जिक्र होगा। तो उसमें, हाँ, ये क्लाइमेटिक कंडीशन से लेकर जो भी वहाँ का प्रचलित प्रचलित आहार है, पारंपरिक आहार है, ये सब देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और स्वस्थ वृत्त को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें ये भी देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम सब कुछ करना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटा लगता है हर रोज। अंजन्नस्य धूम कवल वगैरह वगैरह सभी चीजें करना है तो कम से कम 1 घंटा लगता है। हाँ, अब लोगों को ऐसा लगता है कि इतना 1 घंटा हम गवा देंगे तो बहुत सारा समय इसमें बीत जाएगा। तो वैसी स्थिति नहीं है। हम किसको कितना प्राधान्य देना चाहते हैं उसके ऊपर ये सब निर्भर है। तो उसमें अहम मुद्दा है कि सुबह जल्दी जाग जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, तो ही ये पॉसिबल होगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। वैसे भी ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठित के बारे में बताएंगे। तो ब्राह्मण मुहूर्त पर उठना और फिर योगाभ्यास, व्यायाम, इन सभी के लिए समय पाना, या आयुर्वेद की जो गतिविधियां हैं स्वस्थ रूप में बताई गई उन सभी के लिए समय दे पाना, ये मुनासिब इस प्रकार का होगा। तो ये सब करेंगे तो स्वास्थ्य बना रहेगा। स्वास्थ्य बना रहेगा तो जो अभी अस्पताल और ये सब भरे हुए हैं और फिर भी स्वास्थ्य नहीं है, आधुनिक विज्ञान या आधुनिक वैद्य के द्वारा इतना सारा प्रचलन होने पर भी स्वास्थ्य कहाँ है? स्वास्थ्य नहीं है। तो प्रिवेंशन के लिए कुछ भी नहीं है। अभी जो फिलहाल परिस्थिति चल रही है वो प्रिवेंशन के लिए कुछ भी नहीं है। और केवल रोग होने पर सिम्टोमेटिक रिलीफ देना इतना ही एलोपैथी कर रही है। हाँ, मूल रूप से रोग को ठीक करना ये भी, हाँ, हो नहीं रहा। तो अश्विनी इंगड़े, म्यूट योरसेल्फ। तो इसको अगर हम भली बनते प्रोपेगेट कर सकेंगे तो एक बड़ा कार्य इस प्रकार का होगा। अभी योग के बारे में लोगों ने काफी प्रयास किया है। ये है कि बिहार स्कूल ऑफ योगा एक अहम है। श्री श्री रविशंकर भी कुछ कार्य कर रहे हैं, पतंजलि जी भी काम कर रहे हैं, और अयंगार ने भी काफी बड़ा काम किया है। तो अयंगार की शाखाएं पूरे विश्व भर में है। तो कुछ लोगों ने काम किया है उसके बारे में संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी वो अधूरा है और उसमें काफी तरक्की करने की जरूरत है। और इतना योग करने के बावजूद भी स्वास्थ्य नहीं रहता क्योंकि आयुर्वेद के स्वस्थ वृत्त के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मैंने एक सुझाव रखा था कि योगा टीचर्स को ही आयुर्वेद का, हाँ, स्वस्थ वृत्त पढ़ाए, उनको सिखाए, मूल ग्रंथों के आधार पर सिखाए इस प्रकार से। उसका हमने सिलेबस भी बनवाया है। अभी ये लॉकडाउन और इसके जरिए काफी मुश्किल हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं इसके बारे में। लेकिन फिर भी अभी भी लोग वर्क फ्रॉम होम में इतने अटक गए हैं कि उनके पास समय ही नहीं है इस प्रकार से। तो शायद 1-2 बरस में ये माहौल जरा कम हो जाने पर इसके लिए, हाँ, हमें सुविधा उपलब्ध होगी इस प्रकार से। और ऑफलाइन कोर्सेस अगर लेने हैं तो अभी यातायात काफी मुश्किल है विदेशों से पर्टिकुलरली, तो उसके लिए भी रुकना पड़ेगा। हाँ, कि लोग यहाँ पे आए रहे और करेंगे, या अभी वैक्सीन लिया है नहीं लिया है, क्वारंटाइन करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार की
काफी चीजें हैं। लेकिन मेरे ख्याल में 1-2 बरस में ये थोड़ा सुलझ जाएगा, और फिर उस समय में ये आयुर्योग अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकेगा। ये जो संकल्पना है आयुर्वेद आयुर्योग, ये आगे बढ़ सकेगा। तो आयुर्वेद की जो दो उद्दिष्ट है, एक स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, तो स्वास्थ्य रक्षण कैसा हो इसके बारे में हम लोगों को सजग करते रहे। दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदृत वेग विधारण वगैरह के बारे में लोगों को अवगत कराइए। और मानसिक स्वास्थ्य के हेतु भी योग की जोड़ देके प्राणायाम है, ध्यान है, इस प्रकार का उसके बारे में आगे उनको बताते रहे। ये एक मुद्दा इसमें रहेगा। और थेरापेटिक योगा को ले सकते हैं आगे, लेकिन थेरापेटिक योगा के साथ आयुर्वेद के जो भी अंग हम ले जा सकते हैं आगे, खास करके परहेज की बात, कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, अग्नि का विचार, ये सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। तो उसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। घरेलू उपचार जो है उसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। आजीवाई का बंटवा, ये जो बताया जाता है दादी माँ के मुख से, साउंड से लेकर बहुत सारी चीजें हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको बारे में लोगों को जानकारी दे दें। और लंघन वैसे भी एक अहम चिकित्सा है, जिसके लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं है, और बहुत सारी बीमारियां केवल लंघन से ठीक होती है, ये भी सही है वास्तव। तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। हर्बल टीज काफी उपलब्ध है, उनके बारे में जिक्र करेंगे। और मसाज है, शिरोधारा है, ये इसका तो प्रचलन है ही है विदेशों में। तो इन सभी को आगे लेकर जाएंगे तो थेरापेटिक योगा और आयुर्वेद, ये भी बात हो सकती है बगैर मेडिकल मेडिकल काउंसिल के किसी बंधनों के। क्योंकि जब हम दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो मेडिकल काउंसिल सजग हो जाएगी, और फिर वो हमारे लिए रुकावट बन सकती है, हर देश की मेडिकल काउंसिल। लेकिन अगर हम स्वस्थ वृत्तों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कोई मेडिकल काउंसिल हमें इस प्रकार की रुकावट नहीं निर्माण करने वाली है। और थेरापेटिक योगा के साथ अगर हम आयुर्वेदीय पथ्यापथ्य संकल्पना, मसाज, शिरोधारा वगैरह वगैरह, इनको लेकर आगे बढ़ेंगे, नेत्र तर्पण है, जानू बस्ती है, कटी बस्ती है वगैरह इस प्रकार से, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी। और फिर जो सीरियस केसेस है, एडवांस केसेस है, उनको ट्रीट करना है, और उनको ट्रीट करने के बजाय आयुर्वेद पॉपुलर नहीं होगा। एलोपैथी क्यों पॉपुलर हो गई? क्योंकि उन्होंने सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलवाया। बड़े बड़े गंभीर अवस्थाओं में उन्होंने सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलवाया, चाहे वो मूल रूप से रोग को ठीक नहीं कर रहे, लेकिन सिम्टम्स तो कम करवा रहे हैं। तो यही सिलसिला हमें भी करना है, कि कम से कम सिम्टोमेटिक रिलीफ देना, इतना तो हमें करना है। चाहे परहेज से हो, चाहे घरेलू दवाइयों से हो, या फिर चाहे हमारे रेगुलर क्लासिकल मेडिसिन रसशास्त्र की जरिए। तो वहां रसशास्त्र बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है अभी के माहौल में। तो वनस्पति जो दवाइयों का ही प्रयोग करना है, लेकिन हिमालय ड्रग कंपनी पूरे विश्व भर में निर्यात करती रहती है। और जेनेरिक नेम से दवाइयां बेचती है, केवल अश्वगंधा, केवल शतावरी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। मूल औषध द्रव्य जो औषध के फॉर्म में सिंगल ड्रग इस प्रकार का उपलब्ध है, तो उसको भी हम भली भांति प्रयोग में ला सकते हैं। और जिन रोगों के बारे में हम समझे कि नहीं हमारी दवाइयां देनी आवश्यक है, वहां हम यहाँ से दवाइयां भिजवा सकते हैं, ये भी अच्छा माहौल है। जीवा आयुर्वेद का प्रचलन सभी देशों में है, और उनकी खुद मैन्युफैक्चरिंग है। और सभी देशों में दवाइयां भिजवाते रहते हैं।
टेलीमेडिसिन द्वारा ये काम करे, कहीं आना जाना नहीं है, भारत में ही बैठना है और सिर्फ टेलीफोन पे बात करके इंटरनेट के जरिए लोगों को दवाइयाँ भिजवानी है इस प्रकार से, तो ये भी एक माहौल हो सकता है। और जो मरीज भारत में आ सकते हैं उनके लिए तो ये अच्छा मौका है आने के लिए, भारत में आने। वैसे भारत अच्छा अट्रैक्शन का स्थल है बहुत सारी चीजों के, यहाँ निसर्ग बहुत अच्छा है, सुविधाएं नहीं है, ये सबसे अहम इस प्रकार की बात है। लोग प्रामाणिक नहीं है, ठगाने वाले लोग ज्यादा है, ये भी एक हमारी ये दिक्कत इस प्रकार की बात है। लेकिन एलोपैथी में भी पर्यटन मेडिकल टूरिज्म के लिए स्कोप है। डेंटिस्ट के लिए बहुत सारे लोग विदेशों से भारत में आते हैं और यहाँ डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं। वैसे भी अन्य ये कार्डियक सर्जरी वगैरह के बारे में भी लोग विदेश से यहाँ आते हैं और एलोपैथी की ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर भी उनका काफी पैसा बच जाता है। तो ये एक अहम मुद्दा है, मेडिकल टूरिज्म एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। हाँ। तो अगर हम आयुर्योग की संकल्पना पूरे विश्व भर में इस प्रकार से लेके जाएंगे, हाँ, और हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा वास्तव में। ये तो ठीक है, स्वास्थ्य रक्षण और रोगों से मुक्ति, ये दोनों प्रयोजनों को लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन हमारा खुद का प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति ये होना चाहिए। हाँ। तो हमें अच्छा मौका मिला है हमारा शास्त्र पढ़ने का, और अगर उसमें योग की जोड़ दे देते हैं तो हम मुक्ति की तरफ भी मार्गक्रमण कर सकते हैं, आयुर्वेद द्वारा मुक्ति, ये भी बात हो सकती है। सदर्शन संग्रह में रसेश्वर दर्शन नाम का एक दर्शन है, वो रसशास्त्र पर आधारित इस प्रकार का है। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने चरक संहिता पढ़ी नहीं, क्या मालूम नहीं, मध्वाचार्य ने। हाँ। उन्होंने रसेश्वर दर्शन कहाँ से ले लिया मालूम नहीं। चरक संहिता में काफी इस प्रकार के मुद्दे हैं कि जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, आयुर्वेद के तत्व ज्ञान के लिए बहुत अच्छे हैं। दुर्दैव से संस्कृत पंडित परिषद होती थी, अब तो मेरे तो मैंने सुना नहीं, लेकिन फिर भी एक बरस पहले नंद कुलकर्णी एक संस्कृत पंडित परिषद में जाके आया और आयुर्वेद के बारे में एक व्याख्यान लेके आया। ये सब संस्कृत में देना पड़ता है और उसकी एक क्षमता है संस्कृत में व्याख्यान देने की। और आयुर्वेद का छात्र है, अभी मेरे ख्याल में फोर्थ ईयर में लास्ट ईयर में होगा इस प्रकार। तो मुझे भी मौका मिला था, मैं और कोलटकर सर दोनों बड़ौदा में एक संस्कृत पंडित परिषद हुई थी, और उसमें उसमें हम दोनों ने हिस्सा लिया था और आयुर्वेद के बारे में हमने व्याख्यान दिया था। मैंने आयुर्वेद तो सामान्य विशेष पदार्थों इस विषय पर व्याख्यान दिया था। हाँ। लेकिन आश्चर्य की बात थी, जितने भी नैयायिक वैशेषिक सांख्य वाले लोग वहां पे मौजूद थे या वेदांत वाले लोग मौजूद थे, किसी को भी आयुर्वेद क्या बताता है इसके बारे में कोई कुछ भी दिलचस्पी नहीं। वो जैसे हमारा प्रांत ही नहीं है, आयुर्वेद से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इस प्रकार का सोच रहे। और मेरा व्याख्यान तो अच्छा हुआ, लेकिन ना उसके ऊपर कोई सवाल जवाब हुए, ना कोई किसी ने उसमें प्रशंसा की या उत्कंठा दिखाई कि ये क्या है, हम देखना चाहते हैं आयुर्वेद में क्या सूत्र है। तो सर का एक कहना था, कोलटकर सर का, कि संस्कृत को आगे बढ़ाना है तो संस्कृत में स्थित शास्त्रों को लेकर आगे बढ़ाना। हाउ कैन वी जॉइन और कंट्रीब्यूट इन आयुर योग गुरुकुल? मुझे एक बार ईमेल कर दो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मैं व्हाट्सएप देखता नहीं एक्चुअली, लेकिन ठीक है। हाँ। और अभी ये थोड़ा साइड ट्रैक हो गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको आगे लेकर चलूंगा। हाँ। और शायद अगले 4-5 महीनों में हम इसको आगे लेकर चलेंगे। मैंने अभी जो ये एक नया फोरम शुरू करने का सोचा है, कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम,
वो भी एक अहम इस प्रकार का मुद्दा है। वो शायद 1-2 महीनों में लॉन्च हो जाएगा। और उसमें भी आयुर्वेद और योग दोनों इस प्रकार के हैं। उसमें बाकी भी लोग हैं, वैद्य है, डॉक्टर्स, एलोपैथी के डॉक्टर्स है, होम्योपैथी के डॉक्टर्स है, योगा के टीचर्स है, सभी लोग उसमें हैं। तो उसमें भी हम इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। लेकिन इस तरीके से हम अगर आगे बढ़ेंगे, आयुर्वेद और योग को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो हमें भी उसका बहुत फायदा होगा। ये एक अहम चीज है। हमें खुद को, आयुर्वेद तो हमें आयुर्वेद की तरीके से स्वस्थ वृत्त का आचरण करना ही है, उसमें संदेह नहीं। लेकिन उसके साथ हम जो योग भी अगर जोड़ देंगे तो हमारा स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा टिकेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके आगे जाकर हम मोक्ष की तरफ भी मार्गक्रमण कर सकेंगे। तो ये एक अहम मुद्दा है कि आयुर्योग ये संकल्पना ज्यादा अच्छी इस प्रकार की है। दुर्दैव से अमेरिका में एक योग की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, और उन्होंने आमंत्रित किया था। तो मैंने कहा कि मैं आयुर्योग के बारे में बोलूंगा। तो बोले नहीं नहीं, हम सिर्फ योग के बारे में जो रिसर्चेस हुए आधुनिक वैद्य के आधार पर उन्हीं को बुलवाते हैं, बाकी लोगों को बुलवाते नहीं है। मैंने कहा ये अनूठी कंसेप्ट है। तो इसमें ये भी बात हो सकती है कि हम योग टीचर्स को इस प्रकार से आयुर्वेद सिखाने की कोशिश करेंगे, तो उनके जरिए आयुर्वेद का स्वस्थ वृत्त सभी समाज तक पहुंचे। क्योंकि योग स्कूल सभी जगह है, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है, सभी विश्व भर में। और कुछ लोगों ने शुरुआत की, कुछ योग टीचर्स इसमें शामिल हो गए, और उनके पढ़ाने में एक अलगता है, विशेषता है। ये बात जब समझ में आएगी तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़ जाएंगे। और अभी तो ऑनलाइन टीचिंग का माहौल है, हमें कहीं आना जाना नहीं है, यहाँ से ही बैठ के सभी योग टीचर्स को हम संबोधित कर सकेंगे। और फिर किसी को जाना है वो फिजिकली जा सकता है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। मैं बहुत विदेशों में जा चुका हूँ, तो ये आसानी से कर सकते हैं, उसमें मुझे कोई संदेह की बात नहीं है। सिर्फ ये कल्पना जो है वो क्लिक होनी चाहिए। हाँ, लोगों को उसकी महत्ता, उसकी उपयुक्तता के बारे में समझ जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मूल ग्रंथों के आधार पर ही करें, ये सबसे आम है। नहीं तो हर एक का आयुर्वेद अलग अलग इस प्रकार का है। विदेशों में जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हुआ है, वो हर एक का आयुर्वेद अलग अलग इस प्रकार का है, उसका मूल ग्रंथ से कुछ संबंध नहीं रहा। और ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ, अगर मूल ग्रंथ से संबंध संबंध रहेगा, मूल ग्रंथों के आधार पर हम सिखाएंगे, तो उसमें कंट्रोवर्सी नहीं रहेगी। नहीं तो मैं प्रकृति को इस प्रकार से मानता हूँ, दूसरा कोई और तरीके से मानता है, अग्नि के बारे में कोई और सोचता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से बात। तो ये काफी मुश्किल प्रकार का माहौल हो जाता है। और फिर संभ्रम निर्माण होता है कि आयुर्वेद वास्तव में क्या है। हम्म, तो मूल ग्रंथों से आयुर्वेद सिखाना ये एक अहम इस प्रकार की आवश्यकता है। Kaivalya Dham has started such combined course of Ayurveda and Yoga, but don't know exact syllabus. हाँ, उनके पास अगर कोई अच्छे वैद्य होंगे तो ही आयुर्वेद का कंपोनेंट अच्छा है। योग का कंपोनेंट उनका अच्छा है, लेकिन वो योग का कंपोनेंट आधुनिक वैद्यक शास्त्र के आधार पर ही है। कैवल्यानंद ने जो पूरी कोशिश की है, वो आधुनिक वैद्यक के आधार पर योग की उपयुक्तता सिद्ध करने की कोशिश की है, और वो काफी सफल रहे हैं। आयुर्वेद को अलगता से जोड़ना है इसमें। वैसे भी कैवल्य धाम का नाम बड़ा है और बड़ी पुरानी संस्था है।
तो ये उसको पॉपुलर कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ कि मैं जिस तरीके से इस विषय को देखना चाहता हूँ वो अलग है। हम आयुर्वेद ग्रंथों के आधार पर इसको आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे और पूरा स्वस्थ वृत्त पूरे विश्व के हिसाब से लिखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ किस चीज का प्रचलन है, कैसी हवा है, किस प्रकार के ऋतु है, अग्नि बल कैसा है, शारीर बल कैसा है, वगैरह वगैरह। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ वृत्त कैसे बताएं, ये हमें इसमें करना है। और फिर पथ्यापथ्य संकल्पना को भी लेके जाना है हर रोग के लिए। चाहे वैद्य लाड सर ने इसके बारे में कुछ प्रयास किए हैं, खिचड़ी फॉर वात, खिचड़ी फॉर पित्त, खिचड़ी फॉर कफ, etc. Yes, sir. They are having Vaidyas on their channel for this course. That should be there. इसमें संदेह नहीं है। लेकिन वो वैद्य किस प्रकार के हैं ये देखना जरूरी है। मूल ग्रंथों का अध्ययन करने वाले वैद्य होना जरूरी है, ऐसा मेरा कहना है। मुझे एक वैद्य वहां पे मालूम है, वो मूल वैद्यों का ग्रंथों का अध्ययन नहीं करने वाला, ये पक्का मालूम है इस प्रकार। बाकी और भी होंगे, पता नहीं है इस प्रकार से। लेकिन जो हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ कि मूल ग्रंथों के आधार पर ये सब करना है, वो प्रयास ज्यादा नहीं चल रहा। अभी नए गुरुकुल भी उभर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन उनमें मूल ग्रंथों का अध्यापन नहीं होता। लोग अपने अपने अनुभव बताते हैं, किसी एक विषय पर लेक्चर दे देते हैं और उसको गुरुकुल कहते हैं। इस प्रकार से कुछ भी नहीं करने के बजाय ये अच्छा है कि कुछ भी नहीं कर रहे तो ये इतना तो शुरू करो कि कम से कम वैद्यों के लेक्चर्स रखो और उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन ये सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता जो है मूल ग्रंथों का अध्ययन, यही सही रास्ता। और इस ग्रुप से लोग अगर सभी जगह फैलेंगे, आयुर्योग में जुड़ जाएंगे, तो काफी अच्छी बात बन सकती। तो मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ है कि आयुर्वेद अगर भारत में या विश्व भर में पहुंचाना है तो मूल ग्रंथों के आधार पर ही पहुंचाना है और प्रैक्टिस के साथ पहुंचाना है, अनुभव के साथ पहुंचाना है। ये केवल उपजीविका, पढ़ाकर उपजीविका करने का साइंस नहीं है। अभी जो बहुत सारे अध्यापक केवल पढ़ाते रहते हैं आयुर्वेद को, क्या समझते हैं खूब कैसे पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आयुर्वेद की स्थिति दयनीय है। तो इसमें अगर सुधार होना है तो अच्छे अध्यापक निर्माण होने चाहिए, और वो यूजी से लेकर ही निर्माण होना चाहिए, जो हमने प्रयास गुरुकुल के जरिए किया। और अभी ये जो प्रयास हम इस माध्यम से कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से, ऑनलाइन रीडिंग के माध्यम से, वही सबसे अच्छा इस प्रकार का है। और इस तरीके से अगर हम आयुर्योग की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ेंगे तो उम्मीद बनती है कि हम विदेशों में अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो पाएंगे और मूल ग्रंथों के आधार पर एस्टेब्लिश हो पाएंगे, और मेडिकल काउंसिल का बंधन नहीं रहेगा। अब जब इस प्रकार से हो जाएगा कि जनमत हमारे लिए अनुकूल इस प्रकार का हो जाए, तो आगे लेकर हम थेरेपेटिक आयुर्वेदा जब शुरू करेंगे तो बात बन सकती है कि हम आयुर्वेद को सभी विदेशों में मान्यता प्राप्त करने में समर्थ हैं इस प्रकार से। फिलहाल ये सपने जैसा है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम आयुर्योग के जरिए पहुंचेंगे, वैसे योग जब पहुंचा तो उसको काफी विरोध हुआ। ये तो सही बात है, क्योंकि कुछ नया आ रहा है, मालूम नहीं है, जिसके बारे में भारत से आ रहा है, संस्कृत में है,
और लोग समझने लगे कि एक्सरसाइज का ही कुछ है। ये एक्सरसाइज नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसी प्रकार का है ऐसा समझने लगे। फिर जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया उनको फायदा हुआ तो लोगों को बताते रहे और ये स्प्रेड होता रहे। उसी तरीके से आयुर्वेद स्वस्थ वृत्ति के जरिए स्प्रेड होता जाएगा। तो कम से कम उसके प्रिंसिपल्स क्या है, ये दोष का जो प्रिंसिपल है कि रोगस्त दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, ये लोगों तक पहुंचाना काफी मुश्किल इस प्रकार की बात। इस प्रकार की डायनामिक इक्विलिब्रियम लोग सोचते ही नहीं है, लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम विश्व में है। और इसीलिए विश्व टिका हुआ है। अगर इस प्रकार की सूर्य मालिका नहीं होती, ये सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द इस प्रकार का भ्रमण नहीं करेंगे, तो ये टिकेगा ही नहीं, पृथ्वी भी टिकेगी नहीं। हाँ, लेकिन ये इस प्रकार का प्रचलन चल रहा है, डायनामिज्म है उसमें, गतिमत्व है, और इसीलिए इक्विलिब्रियम, इसीलिए स्थिरत्व है। एक इनका मराठी मासिक है गतिमान संतुलन। हाँ, दिलीप कोलट करना, कुलकर्णी, दिलीप कुलकर्णी का। हाँ, तो इस प्रकार की संकल्पनाओं को लोगों तक पहुंचना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि आयुर्योग के लिए काफी अच्छा माहौल अभी फिर से बन गया। तो उसमें शायद 1-2 बरस लगेंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश इस प्रकार करते रहेंगे। और फिर उसके जरिए आयुर्योग के साथ आयुर्वेद को विश्व भर में पहुंचाएंगे। और फिर हमें थेरापेटिक करने के लिए भी पॉसिबिलिटी होगी। लोग यहाँ पे आएंगे, टेली कंसल्टेशन इस प्रकार की होगी, टेलीमेडिसिन होगी। और जो मरीज यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकेंगे। हम भी विदेशों में जाकर लाइफस्टाइल वगैरह के बारे में सुझाव दे सकते हैं, घरेलू उपचारों के बारे में सुझाव इस प्रकार के दे सकते हैं। तो मैंने काफी प्रयास किए हैं पूरे विश्व भर में। तो इसमें पाबंदियां हैं, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है कि इसमें पाबंदियां हैं। मेडिकल प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल इस प्रकार का है। फिर भी अगर इस कल्पना को हम आगे लेकर चलेंगे और केवल स्वस्थ वृत्त या रोग मुक्ति के लिए नहीं, हमारे मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए भी हम इसके बारे में प्रयास कर सकते हैं। और चरक संहिता उसके लिए एक अहम संहिता है। जैसे उन्होंने ये रसेश्वर दर्शन दे दिया था, उसी आधार पर आयुर्वेद दर्शन ये एक अलग बात अगर होती, और चरक और सुश्रुत को लेकर वाग्भट में वैसे इस प्रकार का तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन चरक और सुश्रुत को लेकर मुक्ति का तत्व ज्ञान अगर हम वहां पर रखते तो एक अलग चीज इस प्रकार की हो जाए। तो यच्च आयुर्वेदोक्तम अध्यात्मम अनुध्याय, इसका यहाँ से मैं निकला कि आयुर्वेदोक्त जो अध्यात्म है उसका जो अध्ययन इस प्रकार का करता रहता है, वेदयते अनुवदीयते वा, हाँ, कि दूसरों को भी अवगत करा देता है। तो खुद को अवगत नहीं होगा तो दूसरों को क्या अवगत कराएंगे। तो खुद को अवगत होना है और फिर दूसरों को भी उसके बारे में अवगत कराएंगे। अनुविधीयते वा, तो खुद पालन करना और दूसरों से भी ये अपेक्षा रखना इस प्रकार से। स्वस्य परो धर्म, वो उसका सबसे बड़ा धर्म इस प्रकार का है। तो वाग्भटाचार्य जब कहते हैं पंचन धर्मा तस्मात् धर्म परो भवे, उस धर्म का अर्थ क्या है, ये मेरे भी मन में काफी संदेह है इस प्रकार का। धर्म यानी कि रिलीजन नहीं है, ये तो पता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से हमारा धर्म क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो हमें खुद को
आयुर्वेद में जो अध्यात्म बताया गया है उसका अनुशीलन करना है, उसका परिशीलन इस प्रकार का करना है। हमें खुद समझना है, लोगों को समझाना है, खुद पालन करना है, इस प्रकार के लोगों से पालन करवाना है, यह हमारा धर्म है। तो मैं बताता रहता हूँ जब हमारे की समाप्ति होती है आखिरी दिन, ये व्रत है। ततांकेनोद्दिष्टम विषमम वसुधारा व्रतमिदम्। कि सज्जनों के लिए एक ऐसे असिधारा व्रत है, एक तलवार है और उसकी धारा पर चलना इस प्रकार से। तो मैं बताते रहता हूँ कि एक अच्छी परंपरा के आप पाइप हो गए हैं, उलटकर परंपरा से आप जुड़ गए हैं, तो ये आपका धर्म है। आप कि केवल मुझे फायदा हुआ बस अब मैं संतुष्ट हो गया हूँ, इस प्रकार का नहीं है। मेरा ये अभी कर्तव्य है कि ये लोगों तक पहुंचाना, इस प्रकार से अन्य छात्रों को इसके बारे में अवगत कराना, खुद अध्ययन करते रहना, खुद वैद्यों के पास प्रैक्टिस के लिए जाते रहना और निरंतर अध्ययन करते रहना। फिर भी उन जो 40 की बैच होती है उनमें से शायद 3 4 5 6 10 इतने ही विद्यार्थी इसमें लग जाते, बाकी फिर भी छूट जाते हैं। कि ये क्यों हो रहा है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और उसके बाद में अगर वो चरक वाचन में जुड़ जाएंगे, हमारे चरक वाचन में जुड़ जाएंगे, तो ये माहौल बना रहेगा उनमें, मन में जो ज्वाला प्रज्वलित हुई है, जो प्रज्वलित हुई है वो निरंतर रूप से चली रहेगी। और जब तक ये ध्यास नहीं होता कि ये मुझे करना ही है, इस प्रकार हम जब तक पूरी तरीके से उसमें जुड़ नहीं जाते, तब तक आगे की तरक्की नहीं हो सकती। कोलटकर सर ने अपना तन मन धन सभी न्यौछावर कर दिया था आयुर्वेद के लिए। ऐसी बात बनती है तभी इस प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है केवल ऊपरी ऊपरी मुझे जितना कर सकता हूँ मैं करूंगा बस, बाकी आगे कुछ नहीं करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे नाम कमाना है और इसमें जुड़ जाऊंगा तो ये सब छूट जाएगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये बात नहीं बन पाएगी। तो ये व्रत जैसा है कि हमें इसको आगे लेकर चलना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा धर्म है। ऐसा अगर हम मानेंगे तभी इसको आगे लेकर चलें। मैं भी अभी इसी के बारे में यही जिक्र करता हूँ कि हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, मूल ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, टीकाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही सिलसिला आगे चालू रहना चाहिए। तुम्हारे संपर्क में जो भी वैद्य आए, विद्यार्थी आए, उनके तरफ ये पहुंचाता रहना चाहिए। और जो तुम आगे इसको लेके जाएंगे तो भी मूल ग्रंथों के आधार पर ही लेके जाओ। या तो उन छात्रों को यहाँ पे जुड़वा दो कि यहाँ पे वो संलग्न हो जाए, या फिर अपने अपने क्लिनिक में जो सिखाना है, पढ़ाई करनी है, वो भी मूल ग्रंथों के आधार पर ही पढ़ाई करो। तो इस तरीके से अगर ये माहौल होगा तो ये बढ़ता जाएगा। और हम जो हमारा उद्देश्य है कि आयुर्वेद पूरे विश्व भर में प्रथम पसंदी का वैद्य बनना चाहिए बाय चॉइस, इस प्रकार से उस उद्देश्य को हम हासिल कर सकेंगे। नॉट लोएम बट लोएम इज काइंड, नॉट फेलियर बट लोएम इज काइंड, ये जैसे कहा जाता है। तो हमारा उद्देश्य काफी ऊंचा है, काफी बड़ा है, और मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं है। आयुर्वेद के छात्रों में आयुर्वेद के बारे में दिलचस्पी निर्माण करना, ये ही एक अहम काम है, अहम मुद्दा है। अभी आयुष डिपार्टमेंट ने अच्छा कदम उठाया है कि फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए आयुर्वेद आकर्षित करने के लिए उनको व्याख्यान रखी जाए वगैरह वगैरह। मैं 2 व्याख्यान दे चुका हूँ, तीसरा व्याख्यान भी 22 तारीख को निर्धारित है। तो
इसके बारे में लोगों के बारे में सजग का निर्माण करते रहना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। जो अभी मैंने बताया कि पहले ईयर से छात्रों को लेकर, या अगर सिलसिला आगे बढ़ाया जाए तो कुछ छात्र परिवर्तित हो सकते हैं, और फिर उसके आधार पर और लोग जुड़ते जाएंगे। तो कारवां अपने आप नहीं बनता, अचानक नहीं बनता। कोई एक आदमी चलना शुरू कर देता है, कुछ लोग ज्वाइन हो जाते हैं, फिर वो देखकर और लोग ज्वाइन हो जाते हैं, और फिर कारवां बनता है। हम जो देख रहे हैं ये पंढरपुर की वारी, इस प्रकार की लाखों लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। कहाँ से स्फूर्ति आते हैं, कहाँ से प्रेरणा आती है? ज्ञानेश्वर ने आरंभ किया। ज्ञानेश्वर का, तो ये काफी पुराना, 700 बरस से भी पुराना ये सब सिलसिला इस प्रकार का चल रहा है। I am conveying this message in Ayurveda College induction program. Today I am going to give a lecture in Rahul Ayurveda College. बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों को ये करना है, और हम सब मिलकर करेंगे तो ही हम इसको आगे ले जाएंगे। लोगों में ऐसा है, लोगों को झट से कुछ होना चाहिए। ये झट से होने वाली बात नहीं है, ये धीरे 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 होने वाली इस प्रकार की बात। लेकिन जो होगा वो पक्का होगा, उसमें से लोग विचलित नहीं होंगे। तो हमें इसके बारे में प्रयास करते रहने चाहिए, और मैं मानता हूँ कि आप सभी इस बात से सहमत इस प्रकार के। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्चित् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार स्वाहा।